एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम समझने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में जब हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, स्पेशली 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स, तो उसको कैसे लिखना चाहिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स दैट वी नीड टू फॉलो सो दैट वी गेट फुल मार्क्स। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चलो पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, पर लॉन्ग आंसर्स प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, लर्न कैसे करनी चाहिए, ये भी हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, दिस इज योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता। आज हम ये वाला सेशन करेंगे, ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। यूजुअली हम लोग 9th और 10th में आके इतना ज्यादा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करने लगते हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग हो गया या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, कि हम अपने बेसिक्स भूल जाते हैं कि वी ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर्स। क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में इफ यू गेट फुल मार्क्स, ऑटोमेटिकली आपका 25% ऑफ द पेपर सही हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉन्ग आंसर्स पे फोकस करें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर तो है नहीं, बट अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट नाउ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, जल्दी से गाइस वहाँ थम्स अप वाला ऑप्शन है, प्लीज उसको दबा दो। आई होप कि एटलीस्ट 100 आ जाए तुरंत की तुरंत, है ना। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक इट विल हेल्प देम एज वेल। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, ऑलराइट। तो गाइस, ये कुछ टिप्स हैं और हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन शुरू के 15 मिनट्स में यू रीड द क्वेश्चन और उसी टाइम सोच लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप इसमें आंसर क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 10th स्टैंडर्ड का मिड टर्म पेपर है। काफी बच्चों ने मुझे भेजा अपने मिड टर्म पेपर्स। ठीक है, बताओ अगर आपको और स्कूलों के मिड टर्म पेपर्स देखने हैं या नहीं। मे बी वी कैन डू अ सेशन ऑन दैट, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज। साफ साफ पूछ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन और क्या उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सुन के इतने एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो सुरभि मैम ने काफी अच्छी तरह पढ़ा रखा है, कि यू स्टार्ट राइटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट, है ना। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो मिडिल क्लास पे फोकस करना था, इकोनॉमिक डायमेंशन पे फोकस करना था। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम शुरू के 15 मिनट्स में हमारे पास है तो हम थोड़ा सा वहां पर की वर्ड्स अंडरलाइन कर ले ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिडिल क्लास पूछ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पूछ रहा है, उसको गोल गोल वहां पर अंडरलाइन कर लो। एंड देन यू हैव अ जनरल आइडिया कि ओके ये मैं इस आंसर में लिखूंगा। 5 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 5 मार्कर है, नहीं तो 4 पॉइंट्स तो कोशिश करता ही रहूंगा, है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप सब हेडिंग्स बना सकते हो, है ना, तो बहुत ही बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें सब हेडिंग्स बना सकते हो, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ लैंड, तो आप सब हेडिंग्स बना दो। नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। एंड अंडरलाइन कर लो। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द नीड। सही आंसर देना काफी होना चाहिए। द नीड पेपर प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर लॉन्ग आंसर्स, कि जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो सिर्फ आपका पेपर तो चेक नहीं कर रहा, 1000 पेपर्स उन्हें चेक करने होते हैं, है ना। मैंने चेक कर चुकी हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है टीचर का। अब जब वो लॉन्ग आंसर की तरफ आते हैं तो काफी ज्यादा एक चांस होता है कि वो कोई पॉइंट मिस कर जाए या फिर कोई पेज ही मिस कर जाए। बहुत जरूरी होता है हर चीज बहुत क्लियरली लिखा हो, है ना, सो दैट इट इज इजी फॉर द इन्विजिलेटर टू चेक एंड गिव यू फुल मार्क्स। नेक्स्ट, टाइम। गाइस, एसएसटी पेपर्स बहुत लंबा होता है, 9-10 पेजेस का तो आपका सैंपल पेपर ही था, है ना, मतलब पूरा रामायण था आपका सैंपल पेपर। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम वर्ड लिमिट को स्टिक करें। आई नो कि अगर हमें बहुत कुछ आता है किसी क्वेश्चन पे, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। द आइडियल रूल दैट वी नीड टू फॉलो इज, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स के पॉइंट्स लिखो। मतलब 5 क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स 5 मार्क के क्वेश्चन पे, या 4 या 6 डिपेंडिंग अपॉन बुक में कितना है, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट बाई सेइंग कि हाँ, द रीजन फॉर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर एज फॉलोज। एक लाइन इतना लिखोगे तो थोड़ा अच्छा एक पैटर्न मिल जाता है पेपर को, है ना। और एंड में लिखो एक कंक्लूजन आप मिस भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, बट दैट वुड बी अ मॉडल आंसर, है ना। नाउ
ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आई एम श्योर बायोलॉजी में तो आप ये करते हो, एसएसटी में भी करना पड़ता है। हाँ, एसएसटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इट वुड बी गुड अगर आप डायग्राम मतलब एक बेसिक टेबल बना दो या एक बेसिक फ्लो चार्ट बना दो, है ना, कि बस आपने ऐसे कर दिया और आपने 5 अपने पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मनी एंड क्रेडिट जो हमने अभी तक किया नहीं, उससे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ, तो आपने एक वर्ड लिख दिया कि ये मैं इस आंसर में डिस्कस करूंगा। दैट नॉट ओनली हेल्प्स यू रिमेंबर बट ऑल्सो like makes the teacher sure कि हाँ इस बच्चे को आता है। या फिर इवन 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि what are the वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो उसको भी आप फ्लो चार्ट की तरह लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो गाइज ये एक मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम्स का, तो आपको लिख रहा है कि बच्चे ने कितने नीटली लिखा हुआ है, क्वेश्चंस ऊपर लिखे हुए हैं, है ना। पूरा आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। Q2 Q3 ऐसे भी लिख सकते हो, बट एज एन एग्जामिनर मुझको दिख रहा है कि क्या कहाँ से शुरू है। नॉट जस्ट दैट, बच्चे ने कंजूसी नहीं की है, ये नहीं कि हर चीज एक ही लाइन में लिख दी है, प्रॉपरली स्पेसिंग दी है क्वेश्चंस के बीच में, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है ना, ए बायोटेक हो गया, हायर लेवल, मतलब काफी अच्छी तरीके से। एंड ये देखो और क्वेश्चन नंबर 5 ABC, हाउ प्रॉपरली यू हैव दिस किड हैज मार्क्ड द पॉइंट्स। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, ऐसे ही आपको लिखना है ना। अब अगर डिफरेंसेस है तो गाइस ये तो आप 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड आई थिंक जब से पैदा हुए हो तब से आपको बताया जा रहा है कि टेबल बना के मार्क द डिफरेंस लिखो। सैम्पल पेपर के आंसर शीट में भी उन्होंने टेबल नहीं बनाया, पर हमें गलत चीजें नहीं सीखनी है ना, हमें टेबल बनाना है। तो मेक श्योर दैट यू मेक अ टेबल, पुट इन योर पॉइंट्स। इसमें भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये है आपके बेसिक टिप्स। अब ये तो चलो हम समझ गए, अब हमें करना क्या चाहिए सो दैट वी आर एबल टू कम टू दिस पॉइंट कि हम ऐसा आंसर लिखें, है ना। हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने एक बार चैप्टर खुद पढ़ लिया, एक बार चैप्टर मुझसे पढ़ लिया वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आके, या तो अगर आप वेदांतु सब्सक्रिप्शन लिए हो तो बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा दिया गया है आपको, या आपने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा है ना। तो यू हैव अ जनरल आइडिया कि अच्छा इस चैप्टर में ये है थीम एंड ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो कैसे करते हैं? तो गाइस सबसे आसान तरीका है कि एनसीईआरटी के पीछे जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप एनसीईआरटी में ढूंढ लो, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस पार्ट से है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस पार्ट से है। उसके बाद जब भी आप वो चैप्टर पढ़ो, आप सोचो कि हाँ इस पैराग्राफ से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स व्हाट आई डू, आई लाइक टू फ्रेम क्वेश्चंस कि हाँ इस पार्ट से ये वाला क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाला पढ़ रहे हो तो प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पक्का आएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ रहे हो तो हाँ इकोनॉमिक क्राइसिस का क्वेश्चन इससे आएगा। तो यू नो व्हाट आर द पॉइंट्स यू कैन राइट फॉर एवरी क्वेश्चन। नाउ चैप्टर समझ लिया तो आंसर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्या रट्टाफिकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है? नहीं गाइज, यहीं पर सारे जो गुरुज हैं यूट्यूब पे और हर जगह आपको यही बोलते हैं कि रटो मत, बट मैं ऐसा नहीं बोलती। मैं बोलती हूँ कि थोड़ा रटना जरूरी है। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि गाइज हम लोग जो है ना, हम बच्चे, मैं भी अभी जब कॉलेज में आई थी तो अभी भी बहुत बार मुझे होता है कि मैं समझ जाती हूँ, पर एग्जाम के टाइम जब लिखना होता है तो हम लिख नहीं पाते। दिमाग में आंसर है बट हम लिख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने रटा नहीं है। रटना क्यों जरूरी है? एक बार हमने आंसर समझ लिया है ना, उसकी वोकैब्युलरी हमें नहीं आती। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जो एनसीईआरटी की इंग्लिश है उतनी अच्छी हमारी अंग्रेजी तो है नहीं। तो उसको जब हम रटते हैं तो हम अपनी मसल मेमोरी ऐसे बना रहे हैं कि हमें वो वर्ड्स हमारी वोकैब्युलरी में आ जाते हैं। तो इट इज नॉट ओनली गुड फॉर योर एसएससी एग्जाम बट इवन इन योर लाइफ, कि अगर आप थोड़ा रट लो तो वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस आप एवरीडे यूज में यूज करने लगते हो और आप वो आराम से एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो गाइज मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो बोलूँगी रटने की जरूरत नहीं। बेटा समझने से क्या होगा? एग्जाम तो आपको लिखना है ना, और एग्जाम में आप ब्रोकन इंग्लिश या खराब इंग्लिश नहीं लिख सकते। आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, और एनसीईआरटी कोई आसान अंग्रेजी तो है नहीं। तो थोड़ा सा रट लो और उसको बोलो, स्टार्ट स्पीकिंग इट आउट, है ना। कोई अगर आपने पहली बार वर्ड देखा है एनसीईआरटी में, उसको बोलना शुरू करो इन एवरीडे लाइफ एंड थोड़ा सा रट लो फ्रेज ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सो दैट आप एग्जाम में चुको नहीं, ठीक है। नाउ
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। गाइस बहुत बार होता है, हमको लगता है कि मम्मी ने क्वेश्चन पूछा, हमने ब्र बोल दिया, हो गया, बट नहीं हुआ। इफ यू डू नॉट सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेपर और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम आपको होगा पैनिक, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें 5 मार्क का आंसर हम लिख पाएंगे, पर जब हम एग्जाम शीट में लिखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत लंबा आंसर हो गया, इसमें तो 10 मिनट वेस्ट हो गए, है ना? ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए सिट विद योर सैम्पल पेपर, सिट विद योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं भी आपको बताऊंगी हर चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके साथ बैठो एंड स्टार्ट राइटिंग योर पॉइंट्स फॉर दोज क्वेश्चंस, ठीक है? It is not only good for time management but it also helps you remember the answers। और वो जो आपने phrases रटे हैं, new words रटे हैं, उसको जब आप लिखते हो तो आपको जल्दी याद होता है, ठीक है? Now another thing that you can do and that I do as a teacher also, कि क्योंकि जैसे 9th और 10th मेरे लिए नया है पढ़ाने के लिए, है ना? तो मुझको भी इतनी अच्छी तरह सिलेबस याद नहीं है, तो what I do is after I've read the chapter और मुझे आप बच्चों को पढ़ाना होता है तो मैं एक शीट पे उसका बेसिक फ्लो चार्ट बना देती हूँ कि ठीक है पहले, और बिना बुक को देखे, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, जितना मुझे समझ आया उसके बाद आई लुक बैक एट द बुक एंड फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना? तो ये भी आप कर सकते हो फॉर रिविजन कि ठीक है जल्दी से मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बना देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे, या ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के, एंड दैट अगेन हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स एंड मेक्स यू कॉन्फिडेंट कि आप लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हो। अब लॉन्ग आंसर्स में 5 मार्कर आता है पक्का, जो आपको फुल 5 मार्क्स मिल सकते हैं, दैट इज योर मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, है ना? तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि आपको मार्क करना है द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1972। आसान क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, मतलब यू डोंट इवन, कभी कभी तो मार्क भी किए हुए होते हैं मैप्स में, आपको पता है कि कौन सा आइडेंटिफिकेशन वाला होता है और कौन सा मार्क करने वाला आता है। तो मैप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें आप मेरे साथ, हम लोग एवरी वेडनेसडे वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड डू मैप प्रैक्टिस, यू डू दैट विद मी, उतना आप मेरे साथ करोगे एंड दैट इज इट। 5 मार्क्स तो आपके जेब में आराम से आएंगे, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करो, सैम्पल पेपर्स करो, एंड अब हम आते हैं मेरे मेजर ट्रिक पे। This has happened with me in my board exams and in which I got 98 out of 100 in SST। 2 मार्क कहाँ कट गए थे गाइस, मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, है ना? तो एनीवेज, तो गाइस कभी कभी क्या होता है, एंड में आते आते लॉन्ग आंसर्स एंड में होते हैं, है ना? एंड में आते आते आप पे टाइम नहीं होता आंसर लिखने का, ठीक है? लेट्स से बहुत ही कम टाइम बचा है और आंसर लिखने का टाइम नहीं है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक लाइक अ फ्लो चार्ट ऑफ योर आंसर, है ना? मार्क्स फुल भी दे सकती है, 1 मार्क काट लेंगी मैक्स टू मैक्स, बट इससे क्या होता है कि एटलीस्ट यू हैव नॉट लेफ्ट दैट क्वेश्चन, और एक तरीके से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्विजिलेटर को दे दिए कि देखो हमको आंसर आता है ना? तो ये करना मत भूलना गाइस, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन एट द एंड। थोड़ा सा बेसिक फ्लो चार्ट ही बना दो उसका, सो दैट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया, ठीक है? एंड दैट इज इट, दीज आर माई लॉन्ग आंसर्स के टिप्स। हम लोग लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे यहाँ पर ऑन द वेदांतु 9th and 10th चैनल। नॉट जस्ट दैट, हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं ऑन आवर वेदांतु प्लेटफॉर्म। हम हर क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, नोट्स देते हैं आपको, आपके सारे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट द वेदांतु प्लेटफॉर्म, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो YT910H, दैट इज 9th and 10th चैनल H, तो यू गेट एन अमेजिंग डिस्काउंट। तो मेक श्योर कि अगर आपको अभी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स का या 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम्स का, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम surabhi.vedantu। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। अब मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि वुड यू लाइक टू नो कि आपके एनसीईआरटी में जो बुक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग सेशंस कर सकते हैं हर चैप्टर पे, सो दैट आपको अलग से नोट्स ना बनाना पड़े। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स, हाउ इज योर नवरात्रि गोइंग गाइस? डू लेट मी नो ऑल ऑफ दिस इफ यू लाइक दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। बाय बाय, लव यू।